खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी के खतरनाक बयान के बाद मोहसिन नकवी ने अपॉलॉजी मांग ली। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं सुहेल आफरीदी से, और उन्होंने जो एक बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट दिया है माजी से लेकर जब वो मिलिट्री ऑपरेशंस जारी थे वजीरिस्तान में जहां पे वो बड़े हुए, और एक वाकया उन्होंने बयान किया। मैं खुद ही नहीं बयान करता, सुने पहले उन्होंने क्या कहा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। मतलब उसके बाद भी आप हमारी ज़र्फ देखें, हमारा दिल देखें कि हमने कितना बड़ा दिल किया हुआ है। हम फिर भी कहते हैं कि फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। आप यहां से बोल देते कि मिलिट्री के ऑपरेशन के कंसिक्वेंसेस का आपको पता है? आपके मेरे लोगों के दर्द का पता है कि इससे दर्द कितना होता है? बंद कमरों में तो ये शहाना जिंदगी गुजारने वाले ये फैसला कर देते हैं कि वहां मिलिट्री ऑपरेशन, उस दर्द से हम गुजरे हैं, हमें एतमाद में लिया जाएगा। हर वो पॉलिसी जो मेरे अवाम के मफाद में नहीं होगी, हर वो पॉलिसी जिस पर हमें जो है एतमाद में नहीं लिया गया होगा, वो पॉलिसी जो है हम ना पहले कबूल करते थे, ना आज कबूल करते हैं, और ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा कबूल करेंगे। तो इस बयान के बाद के तुम में और तुम पश्तूनों में और कुत्तों में, अकॉर्डिंग टू सुहेल आफरीदी, कोई फर्क नहीं है। मोहसिन नकवी का बयान अब सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि अशद अपोलोजाइज करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी सुहेल आफरीदी को तौहीन करने की। वो तो इसको तौहीन कह रहे हैं जो ये माजी का किस्सा बयान करे थे सुहेल आफरीदी। साथ साथ सुहेल आफरीदी की अभी भी मुलाकात इमरान खान, उनके जो लीडर हैं, उनके साथ नहीं हुई, और ये एक और टेंशन, एक और डायनामिक क्रिएट कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन हमारे सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किधर खड़ी है, दीगर और सियासी जमातें किधर खड़ी हैं, और पाकिस्तानी अमेरिकन व्यू इस पे क्या है, इस पे मजीद बात करने के लिए फर्स्ट ऑफ 2 एपिसोड्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं बिलाल अंसर खान, who is a political activist, also a PhD candidate in the US। बिलाल, पहले तो शुरू करें, ये जो स्टेटमेंट दिया है सुहेल आफरीदी ने, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पिलाने का। इट्स ऑलवेज़ वंडरफुल टू टॉक टू यू। देखें, सबसे पहली बात और मज़े की बात ये है कि आप जब भी एक खाना है ना, आप उसको फ्रिज में रखते हैं, गंदा होके आप उसको फ्रिज में रखते हैं, आप कभी भी उसको बाहर निकालेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा? उसमें से बदबू आएगी, उसमें से गंद निकलेगा, उसको साफ़ करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा फ्रिज में होता है तो ऐसा ही घर में होता है, ऐसा ही बाहर होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि सुहेल आफरीदी की ये स्टेटमेंट, क्या ये बात सही नहीं है कि खैर पख्तूनख्वा में पिछले 20 सालों में भी, पिछले 70 सालों में गलतियां हुई हैं, स्टेट की तरफ से ओवर रीच हुई है, जिसकी वजह से लोगों पे जुल्म हुआ है और अपनों से भी हुआ है अक्सर। तो क्या उस जुल्म पे हम आंखें बंद कर लेंगे तो हल हो जाएगा वो मसला? देखें, अली अमीन गंडापुर का मसला क्या था? वो समझता था कि बगैर कोई भी बात सीधी किए, बगैर डंडा सीधा किए, बगैर अपना रास्ता सीधा किए, किस न किस तरह से कोई रास्ता निकल आएगा। ये ख्वाब था। ये ख्वाब इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान वो रहा ही नहीं जो कि आज से 5 साल पहले था। पाकिस्तान वो नहीं रहा जो कि आज से 20 साल पहले था। ठीक? सुहेल आफरीदी का ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का कहना गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ है केपीके में। आप जाके लोगों से पूछें कि उनके साथ ये हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जिम्मेदार सारी रियासत है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि रियासती पॉलिसी थी। भाई, रियासत थोड़ी कह रही थी कि जाके लोगों को जाके ऐसे ऐसे मारो। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं। अब इन दो जावियों के दरमियान इनमें नेगोशिएशन की जरूरत है। ठीक है, मोहसिन नकवी को भी, पाकिस्तानी स्टेट को भी तहम्मुल से, आराम से जो हुआ है उसको समझना पड़ेगा। जहां पे उनको रहम दिखाना चाहिए रहम दिखाना पड़ेगा, जहां उनको अकाउंटेबल होना चाहिए वो अकाउंटेबल उनको होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ से मेरा नहीं ख्याल कि जब कोई बंदा जिस पे जुल्म हुआ होता है ना, जो उस बंदे पे जब वो बंदा अपनी जब बात खुल के बोल रहा होता है, तो उसको बोलना ये कोई बड़ी अक्लमंदाना बात है कि तुम चुप करो, तुम चेंज करो। अभी हो सकता है कि वो नाइंसाफी कर दें कुछ बोलने में, ठीक, लेकिन उन पे जुल्म हुआ है, उनका वो नुमाइंदा है, जेन्युइन नुमाइंदा है, वो अपनी ग्रीवेंस सामने रख रहा है, और उसके बावजूद ये कोई ना भूले। फ्रेज क्या था सुहेल आफरीदी का? ये बोला उसने, उसके बाद क्या कहा? मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। इसका मतलब है कि आज भी आपके खिलाफ नहीं जा रहे। What does that tell you? That tells you there is still hope for reconciliation. लेकिन इसमें जरूरत है कि
कि सबसे पहली जरूरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है जहां से काम खराब हुआ है। मसलन रियासत के जो कुछ एक्शंस हैं वहां से स्टार्ट लेना लाजमी है। मगर रियासत तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो इंक्रीजिंगली कॉन्फ्रंटेशनल है। जैसा मैंने जिक्र किया, मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि माफी मांगो, और फिर मुलाकात भी कह रहे हैं कि जो भी हो जाए ऐसी की तैसी, हम मुलाकात भी नहीं कराएंगे। तो आप मुझे बताएं कि इससे पहले ये कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच, इससे पहले ये डंडा अप्रोच चली है जो अब चलेगी? नहीं चल सकती ना। मतलब रियासत अगर आप ये समझते हैं मोहसिन नकवी का, और ये सिर्फ मसला क्या नाम है स्टेटमेंट्स की बुनियाद तक नहीं है। टीएलपी वाले कह रहे थे हमसे मुज़ाकरात करो, उन पे चला डंडा। पीटीआई के इतने बड़े 10,000 कारकुन पहुंचा नवंबर 26 को डी चौक, कम से कम, राइट, इतना तक कारकुन पहुंचा नवंबर 26 को। आप उनको महीना बैठने नहीं दे देते, आप डिस्कशन करने की कोशिश करते, डायलॉग की कोशिश करते, वो क्या पता सर्दी में थक के चले जाते। आपने कहा नहीं, फौरन डंडा। ठीक, कश्मीर में आपने कोशिश की, फौरन डंडा, वो नहीं चला तो फिर कश्मीर में आपके खिलाफ हो गया। ठीक, और आपने फिर गिव अप कर दिया, आपने उनकी डिमांड्स को मान लिया। तो ये डंडा अप्रोच ना पहले चली है ना आगे चलेगी। ठीक, फर्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान की स्ट्रगल से पहले ये होता था कि जब डंडा अप्रोच आती थी तो सामने खड़े होने वाला कोई भी रेड लाइन नहीं होती थी। इस दफा एक रेड लाइन है और आपको पता है उससे पीछे आप नहीं जा सकते। मसलन डील नहीं हो सकती, इमरान खान निकल नहीं सकता, इमरान खान अपने लोगों को बनवा नहीं सकता। ठीक, जिससे नवाज शरीफ ने, बेनजीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करके एनआरओ देके, एनआरओ का मतलब कि आपके क्राइम्स माफ, आपके क्राइम माफ, और हम जो लोग, जिन लोगों ने सब जुल्म किया उनको भी हम फिलहाल छोड़ देते हैं, माफी देते हैं। ये हुआ था। वो रेड लाइन इसका मतलब नहीं थी। ठीक, रेड लाइन नहीं थी इसका मतलब है कि पीछे होता जाएगा काम, ठीक है, और लोग भागते जाएंगे। इस दफा एक रेड लाइन है, इसका मतलब है कि एक स्टेप पे आके वो कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच नहीं काम करती। दैट इज द न्यू थिंग इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, दैट्स द न्यू फेज ऑफ पाकिस्तान, कि देयर इज अ रेड लाइन एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रॉस द रेड लाइन एज यू सी। आप मुझे बताएं अली, आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तानी रियासत में कभी ऐसा हुआ है कि यके बाद दीगरे कौमी मूवमेंट्स खड़ी होती जाए और आप उनको दबा ना पाएं और वो मैसिव पॉपुलैरिटी इख्तियार कर जाए? मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं सबसे पहले जो पीटीआई का हुआ, उसके बाद कश्मीर में ये इनका सेकंड टाइम था, वो इतना बड़ा पूरा मैस मूवमेंट लेके आए और वो सक्सेसफुल है। इसके बाद अगर इलेक्शन होता है कश्मीर में, आप याद करें, इलेक्शन होता है कश्मीर में, एज लॉन्ग एज ये अपने नाम रख ले कमेटी वाले, कश्मीर कमेटी वाले मेंबर्स, ये सब जीतेंगे। और फिर ये टीएलपी के साथ जो हुआ है, जिसका अभी बाद में सिंपैथी वेव आएगा। कहने का मेरा मकसद, पाकिस्तान बदल गया है, कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच डंडे वाली नहीं चल सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम रियासत गलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम फौज गलत है। ये गलत होगा कहना कि तमाम फौज गलत है। 6 लाख फौज है, और ऐसे ये इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो लड़का हमारा जाके बॉर्डर पे अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, उसकी दुनिया भर में इज्जत होती है, और उसकी इज्जत का फर्ज बनता है क्योंकि वो अपनी जान उस पर रखता है, सामने रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलती नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं होता कि गलती की माफी नहीं मांगी जाती, इसका मतलब ये नहीं होता कि रिकंसिलिएशन अप्रोच नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं होता कि थोड़ा सा पीछे होकर अपनी ईगो साइड पे रख के आप एक अच्छा रास्ता आगे नहीं लेके जा सकते। भाई 3 साल से आप ये चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारा पहला इंटरव्यू हुआ था 2023 के अंदर, मेरे ख्याल से कोई 2 महीने मई के वाकयात के बाद, जो ये फॉल्स फ्लैग जिसे हम कहते हैं, जो भी कहते हैं, उससे लेके अब तक मैंने और आपने तो कोई भी क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन और कोर्स करेक्शन नहीं देखी। तो अब क्या देखेंगे? अरे भाई, इसमें दो आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। कोर्स करेक्शन जो कि वो एलिमेंट्स है ना, वो लोग हैं, चंद लोग हैं रियासत में जो कि समझ के बैठे हुए हैं कि वो अक्ले कुल हैं, वो सब जानते हैं, और ये कि सब चीज़ों का हल आसान है, हल डंडा है, और हम बस करने की बात है। इससे पहले सियासतदान ब्लैकमेल हो जाते थे, इससे पहले लोग ब्लैकमेल हो जाते थे। हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम डंडा चलाएंगे, हम हर बंदे पे चलाएंगे, हर वक्त चलाएंगे, कामयाब होकर दिखाएंगे। अगर ये आपकी सोच है तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं भी, और सिर्फ सियासत में नहीं, दुनिया में किसी भी फील्ड में आप नहीं चल सकते। इफ यू थिंक you will not give an inch and you will still succeed, then you will fail at every endeavor in life. ठीक, अली भाई, उनमें नहीं है लचक, राइट? और वो या तो रिफॉर्म होंगे या उनको हटना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता आगे नहीं बन सकता। या एक किस्म के लोग, एक और किस्म के लोग हैं जहां बहुत लचक आई है, वो आप देखेंगे कि ना सिर्फ पीटीआई का सपोर्टर,
ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग बल्कि पाकिस्तानी कौम का हर शोबा, उसमें हर इंसान को अपने अंदर हक और सच का फैसला करने की जरूरत पड़ गई। अरे भाई, ये बात मैंने आपको मई में भी कही थी और यही बात मैं आपको फिर आज साल बाद भी कह रहा हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने जुबैर उमर, असद उमर का जो भाई है, आपने देखा है कि किस तरह उसने स्ट्राइडेंटली उसको पोजीशन लेनी पड़ी, उसको इंसाफ के लिए खड़ा होना पड़ा। ये इकोनॉमी पे पिछले अरसे में सबसे ज्यादा जो बोला ना कि इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गई, इंपोर्ट्स कहाँ पहुंच गई, कौन बोल रहा है? पीटीआई के लोगों से ज्यादा जुबैर उमर बोल रहा है। क्यों? ना तो वो तो कोई फॉर्मल हिस्सा भी नहीं बना अभी तक, शायद दिल में अभी भी ख्वाब रखता हो कि मफामत चल जाएगी, लेकिन ये देखा ना आपने कि उसको फैसला करना पड़ा, एक और तरफ आना पड़ा, लचकानी पड़ी, राइट? क्योंकि वो लचक जो है वो उसके अपने दिल से नहीं ला रहा। कोई भी इंसान सच बोलेगा अगर आज के पाकिस्तान में, तो उसको लचक दिखानी पड़ेगी, क्योंकि उसको दूसरी साइड, एक साइड पर सच नजर आएगा, एक साइड पर झूठ नजर आएगा। तो लचक है, इस पाकिस्तान के बड़े हिस्से में है लचक, जिन एलिमेंट्स में नहीं है, या तो वो बदलेंगे या ये पाकिस्तान नहीं चल सकता, इस तरह से आगे नहीं चल सकता। मेरे ख्याल से आपकी जो आप कह रहे हैं और जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त सोच रही है उसके अंदर थोड़ा कन्वर्जेंस है, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता, मगर उनका जो रास्ता है वो ये है कि अब एक 27वीं आईनी तरमीम इंट्रोड्यूस हो रही है, फर्दर डिसफिगर किया जा रहा है पाकिस्तान के आईन को, कि किसी तरीके से फील्ड मार्शल के इमेज के अंदर सब चीजें हों और बनाई जाएं, उनकी जो जहन है उसकी अक्कासी हो रियासत के अंदर। तो क्या आपके ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप है जो 27वीं आईनी तरमीम हो रही है तब्दील करने के लिए चीजों को? कोई भी ऐसा स्टेप जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में पावर को मजीद कंसंट्रेट करेगा, पावर को मजीद दबा के रखेगा, किसी एक इदारे में, शख्स में, पार्टी में, किसी एक चीज में ना, इकाई की तरफ कोई भी चीज लेके आएगी, वो पाकिस्तान को कमजोर बनाएगी। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है। पाकिस्तान में कई सूबे हैं, कई कौमियतें हैं, कई ज़बानें हैं, और पाकिस्तान में जितना आप एक चीज़ का नफाज करने जाएंगे उतना पाकिस्तान में मसला होगा। कहने का मेरा क्या मतलब, अगर आपको लगता है कि एजुकेशन के उसमें, और ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं ताकि हम अभी कंट्रोवर्शियल बात पे ना जाए, पहले इजी एग्जांपल ले लें। अगर आप कहते हैं कि एक एजुकेशन पे फेडरल हुकूमत समझती है कि सूबों ने काम खराब कर दिया, ठीक, तो उसमें आप बताएं कि क्या चीज खराब हुई है, उस खराबी की निशानदेही करने के बाद आप उसके एक्टर को आइडेंटिफाई करें, उस एक्टर को बाहर निकालें और आप एक स्टैंडर्ड बनाएं कि यार ये स्टैंडर्ड लाजमी होना चाहिए इम्प्लीमेंट। लेकिन अगर आप ये मुश्किल काम करने के बजाय, स्टेप बाय स्टेप काम करने के बजाय, आप उनसे एजुकेशन वापस लेके, 18वीं तरमीम में एजुकेशन को दी थी, अभी एजुकेशन लेके वापस अपने पास ले आएंगे, तो मुझे बताएं कि आपने जाके रोजाना बच्चों को पढ़ाना है? फेडरल का बंदा जाके रोजाना बच्चों को पढ़ाएगा? मिनिस्टर जाके बच्चों के साथ स्कूल में बैठता है? नहीं, वो जो लोकल उसके घर के साथ रहता है, उसके मोहल्ले में रहता है, उसके शहर में रहता है, वही पढ़ाता है ना उसको, और वही रोजाना पढ़ा सकता है। तो लोकल का काम लोकल ही करेगा। आपको अगर उसमें कोई इख्तलाफ है तो आप इख्तलाफ आगे रखें, उसकी निशानदेही करें, उसके खिलाफ एक मैकेनिज्म बनाएं, एक स्टैंडर्ड बनाएं। तो इसलिए फेडरेशन के मसलों का हल सेंट्रलाइज पावर नहीं हो सकती, पावर डिसेंट्रलाइज होना ही जरूरी है। दुनिया में कोई ताकत कामयाब नहीं हुई तमाम पावर एक तरफ लेके आके। कोई एक मिसाल, कोई डिक्टेटरशिप बच गई हो आज तक, तो मुझे बता दे कोई नाम। तो ये मेरी सिंपल एग्जांपल थी। इस एग्जांपल को आप अप्लाई कर सकते हैं हर मामले पे। ताकत का नशा ऐसा है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपको और कोई चीज नजर नहीं आती। इस पहले पार्ट के आखिर में आप क्या देख रहे हैं? अभी अपना हमारा नवंबर आ गया है 2025 का, एक्सटेंशन भी हमारे सर पे खड़ी है, एक उसकी नोटिफिकेशन वो तो हो गई है, वो कह रहे हैं। क्या आपको नजर आ रहा है सियासी तौर पे एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सिटिंग फ्रॉम वेयर यू आर? देखिए, दो किस्म के एनालिसिस होते हैं। एक होता है कि अगर मैं अपने आप को बिल्कुल, क्या नाम है ना, मतलब मैं एज ए प्लेयर रख के ना बीच में देखूं, तो फिर उसका एनालिसिस क्या होता है। एक होता है मैं अगर अपने आप को एक कंसर्न शहरी, एक इंसान जो कि अच्छाई चाहता है वगैरह, अगर मैं उन तमाम आइडेंटिटीज को जोड़ के देखूं तो वो एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस मजे का दूसरे वाला ही होता है, मैं आपको दूसरा ही सुनाता हूँ। मुझे ये नजर आ रहा है कि सिर्फ वक्त की बात है। एज लॉन्ग एज पाकिस्तान में रेड लाइन शिफ्ट नहीं होती तो चेंज ज़्यादा दूर नहीं है।
रेड लाइन शिफ्ट होने का मेरा क्या मतलब, एज लॉन्ग एज इमरान खान जेल से डील नहीं करता ना, कोई डील एक्सेप्ट नहीं करता, एक पैर में ना कांटा लगा रहेगा। उस एक कांटे की बुनियाद पे पूरा पाकिस्तान बदल रहा है 3 साल से, मजीद बदलेगा। आज पाकिस्तान में कोई बंदा अनक्लियर नहीं है कि क्या सच है क्या गलत है। पाकिस्तान में 3 साल पहले तक भी आधी कौम अनक्लियर थी कि ये आया ये हमें बचा ही रहे हैं या हमारी तबाही बार बार यही कराते हैं। क्लियर नहीं था ये जो बंदा कहिए लोगों को क्लियर था ये बात गलत है। तो शऊर की तब्दीली आ गई। जैसे मैं बोल चुका हूं कि पाकिस्तान में हर शोबे में डिवीजन, और ये बुरी डिवीजन नहीं है, ये अच्छाई और बुराई में डिवीजन है। में डिवीजन हुई कैसे, जो अच्छे जज थे जो हक पे खड़े हुए उनने सामने आए, लड़े, हार गए, लेकिन लड़े। ठीक, ये 27वीं तरमीम आएगी, 26वीं तरमीम आई, हार गए, जजेस का पावर ले ली गई, लेकिन लड़े। हक और बातिल में साफ हो गया फर्क। इसी तरह सिविल ब्यूरोक्रेसी में हुआ, इसी तरह पाकिस्तान के हर शोबे में हुआ। तो वो तब्दीली आ रही है। ये जो होता है ना सोसाइटल लेवल पे तो पॉजिटिव चेंज आएगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं, सिर्फ वक्त की बात है। टाइम हमारे साथ है, इंसाफ हमारे साथ है, हक हमारे साथ है। तो फिर इनके पास है क्या, किस पे खड़े, किस बुनियाद पे खड़े हैं कोई बुनियाद नहीं है। ठीक, एक दूसरी बात, अगर सियासी तजिए की बात है ना, ये तो सोसाइटी लेवल चेंज हो गया। सियासी तजिए में क्या होने वाला है, केपी में सोहेल आफरीदी का आना, अली अमीन गंडापुर का जाना, ये एक मोमेंटस बात है। लोगों को एहसास नहीं है ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने बार बार अहम मौके पे, बिल्कुल मुश्किल टाइम पे पीछे होके उस बंदे ने मूवमेंट को बहुत बड़ा नुकसान बनाया। फिल्मों में आपने बहुत सुना होगा कि अपने ही सबसे ज्यादा दुख देते हैं, अपने ही खंजर मारते हैं। और मैं समझता था भाई, मैं समझता था ये बातें फिल्मी बातें, खुदा की कसम ये बातें सच्ची बात है। इतना नुकसान कोई दूसरा नहीं दे सकता जो कि आपके अपना गलत टाइम पे धोखा डोल सिपाहिया धोखा देके निकल जाता है। अच्छा, तो केपीके में सोहेल आफरीदी का आना ये बहुत बड़ा मोमेंटस चेंज है। अब जो लेकिन जाहिर सी बात है, आपको अमल ग्राउंड पे करना पड़ता है। अमल से क्या मुराद, सोहेल आफरीदी को ग्राउंड वर्क में तब्दील करनी पड़ेगी अपनी, बार बार। ठीक है, 5 दफा डियाला चला गया, ठीक है, तो कंपेयर टू अली अमीन गंडापुर बहुत ज़्यादा उसने काम कर दिया, लेकिन जब तक वो नेक्स्ट स्टेप नहीं दिखाएगा, अगर मुझे इमरान खान से नहीं मिलने देते तो मैं धरने की तरफ जाऊंगा, तो मैं एहतजाज की तरफ जाऊंगा, तो मैं शहर बंद करने की तरफ जाऊंगा। अगर वो ये स्टेप नहीं लेता तो हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें ये स्टेप लेने की ताकत अली अमीन गंडापुर से ज्यादा है। उसकी नीयत फिलहाल बिल्कुल साफ है, देखते हैं। तो इसलिए ये पॉजिटिव है। पंजाब की जो एक वीकनेस है, और ये मैं आखिरी बात करूंगा, पंजाब की जो एक वीकनेस है वो ये कि पंजाब में ये ग्राउंड वर्क शुरू होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। आलिया हमजा के आने के बाद जो अच्छी चीज हुई पंजाब में वो ये कि अडियाला के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर MNAs, MPAs और लोग पहुंचना शुरू हुए। उससे पहले ये नहीं हो रहा था, उनके बाद ये हुआ। ये बात दुरुस्त है, जेन्युइन बात है, अच्छा स्टेप है। और मेरे ख्याल में मुझे अभी और कोई बंदा नजर नहीं आ रहा जो कि उनको रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि उनने ग्राउंड पे काम किया। ग्राउंड पे काम करना नंबर 1 स्टेप है। ग्राउंड पे जो काम नहीं करेगा उसका क्या करना है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि यूसी लेवल पे तंजीम साजी करना शुरू करनी पड़ती है, ताकि लोग जुड़ना शुरू हो, लोगों में क्या नाम है, एक्टिविज्म का जर्म आना शुरू हो, और ताकि अगला जब डी चौक धरना कोई निशान बने, कोई अंदाजा बने, अडियाला के सामने धरने का अंदाजा बने, तो चांस हो, तो लोगों में खुद ही ऑर्गेनिक सा मूवमेंट का चांस हो। पहला पार्ट हमारी कॉन्वर्सेशन का बिलाल अंसर खान के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू सो मच बिलाल फॉर जॉइनिंग अस। हम थोड़ी देर बाद आपके पास दोबारा आएंगे, प्लीज स्टिक अराउंड। तो आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। पार्ट 2 के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर।